हाय जल पेट्रोल आज हम यूजीसी नेट दिसंबर 2024 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिसका एग्जाम जो है जनवरी 2025 में हुआ था उसको शुरू करेंगे और देखिए कि किस टॉपिक को बनाया जो आगे लेक्चर एग्जाम 2023 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं कि ये क्वेश्चन जो है वो 6 जनवरी 2025 से 1 क्वेश्चन है। तो देखते हैं पहला 5 क्वेश्चन है जो दिया गया क्वेश्चन है मैथमेटिक्स के, तो इसको अलग वीडियो में देखेंगे। इनको भी दिया बन जाता है वो इसको हल्के में ना ले क्योंकि बहुत लंबी क्वेश्चन आ रहा है, तो प्रैक्टिस जरूर करें। ठीक है, तो 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 6 नंबर क्वेश्चन है कि वर्चुअल साइंस लैब अनुभव बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जा सकता है। तो वर्चुअल साइंस लैब बनाने के लिए जो है किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है कूट, ऑप्शन बी है लैबस्टर, ऑप्शन सी है 20, ऑप्शन डी है फिट सिमुलेशन, ऑप्शन ई है पैडलेट। तो इसमें लिखना है कि किसका उपयोग किया जा सकता है। तो कूट जो है इसका उपयोग नहीं होता है इसके लिए, तो वर्चुअल साइंस लैब यहाँ पे रखना वर्चुअल साइंस लैब के लिए इसका उपयोग नहीं होता है। दूसरा क्या है लैबस्टर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, 20 जो है इसमें नहीं किया जा रहा है और डी में जो है फिट सिमुलेशन ये किया जा रहा है और ई में पैडलेट नहीं किया होगा। हमारा ऑप्शन बी और ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसका उपयोग जो है वर्चुअल साइंस लैब अनुभव के लिए किया जा रहा है इस उपकरण का। तो देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में बी और डी दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा बी और डी रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके सारे राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। लीजिए यहाँ आवासीय ज्ञान प्रयोगशाला अनुभव बनाने के लिए लैबस्टर का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन 7 है निम्नलिखित से कौन सा विपरीत तर्क वाक्य है। तो इसमें जो है विपरीत तर्क वाक्य बताना है, तो ये शैलेज का है। यहाँ देखना है कि क्वेश्चन जो है दो इसमें से 5 ऑप्शन एबीसीडी दिया हुआ है, यानी ऑल कोर्स आर क्या क्लेरिफोरस कोर्स आर क्लेरियंट्स, सम कोर्स आर नॉट क्लेरियंट्स, नो स्क्वायर इज सर्कल, नो कोट इज क्लेयर। तो इसका सबका अलग अलग डायग्राम बना करके चेक सकते हैं हम, या फिर इसे दो ऑप्शन लिख के एक साथ देंगे कौन सा जो है एक दूसरे के अपोजिट डिवीजन है। ठीक है, तो इसको पहला देखिए ये जो क्या है ऑल कोर्स आर क्लेरियंट, ये सब का भी जो है स्वप्रतिष्ठा है। यहाँ पे सभी पोएट जो है इसके बीच आ जाएंगे क्लेरियंट इसके भी आएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जो है क्या कह रहा है कि कुछ कवि स्वप्रतिष्ठा होते हैं जब और सही तक कुछ सही था ये सही है अपोजिट नहीं है। किसी भी कुछ कवि स्वप्रतिष्ठा नहीं होते हैं। ठीक है ना, तो ये यहाँ पे कर रहा है कंट्राडिक्ट कर रहा है। लेकिन देखिए आगे देखते हैं जिसमें 3 में है नो स्क्वायर इज सर्कल। ठीक है, कोई भी स्क्वायर जो है वो सर्कल नहीं है। फिर डी जो है वो डी जो हो गया। ई नंबर देखेंगे नो कोट इज क्लैरियंट, ये नहीं तब यहाँ पे और कह रहा है कि ऑल कोट्स आर क्लैरियंट, कभी स्वदृष्टि होते हैं। लेकिन ये कह रहा है कि कोई जो है कोट जो है वह क्या है स्वदृष्टिता नहीं है। ठीक है, स्वदृष्टिता नहीं, तो क्या दोनों से तो एक सही होगा, तो ये वाला सही होगा नहीं तो ये वाला सही होगा। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है अपोज कर रहा है, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। ठीक है, तो ये दोनों इसका क्या हो जाएगा विपरीत तर्क वाक्य हो जाएगा। देखेंगे किस ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन नंबर डी में हमारा दिया हुआ है ये, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, इसी हिसाब से ऑप्शन डी से आज चलेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन है फिलिंग ब्लैंक से दिया हुआ है कि डैश एंड्रॉयड द्वारा विकसित एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है कौन सा है। IBM, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल। जो है एंड्रॉयड जो है किसके द्वारा किया गया था आपको पता होना चाहिए कि एंड्रॉयड एक
ऑपरेटिंग सिस्टम जब हम कोई भी कंपनी मोबाइल पे जब बोलते हैं तो उसमें इनपुट आता है, तो क्या है गूगल द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इसका राइट आंसर क्या जाएगा, गूगल जाएगा राइट आंसर। गूगल एंड्रॉयड है, गूगल द्वारा विकसित, जैसे कि आईफोन लीजिएगा उसमें आई ऐसा रहता है कि बाकी किसी कंपनी का मोबाइल लीजिएगा तो उसका एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है। फिर अब देखते हैं कि यहाँ पर रीजनिंग क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें क्या है कि दिल्ली को एक कोड भाषा में लिखा गया है। दिल्ली को एक कोड भाषा में क्या लिखा गया है, 561। दिल्ली को एक कोड भाषा में 56110 लिखा गया है। फिर उसी कोड भाषा में मुंबई कैसे लिखा जाएगा, तो दिल्ली को डी कितने नंबर पे, 7 नंबर पे, ई कितने नंबर पे, 5 नंबर पे, एल कितने नंबर पे है, तो वो 13 नंबर पे। नहीं 12 नंबर पे, ठीक है ना। और एच कितने पे, 8 नंबर पे, आई कितने पे, 9 नंबर पे, ठीक है ना। तो इसमें क्या क्या दे रहा है, ई 4 पे है लेकिन क्या 5 लिखा है, ई 5 नंबर पे आता है लेकिन क्या 6 लिख रहा है, जो है 12 नंबर पे आता है लिख रहा है 13 लिख रहा है, जो है 8 नंबर पे आता है लिख रहा है 9 लिखा है, आई जो 9 पे आता है क्या लिखा है, 10 लिखा है। यानी जो भी अल्फाबेट जो बेस है उससे एक ऐड करके उसमें लिखा जा रहा है। तो उसी तरह मुंबई पे लिखेगा, देखिए मुंबई के लिए हम क्या कहेंगे कि मुंबई में जो एम है, एम कितने पे आता है, एम 13 नंबर पे आ रहा है, 13 में एक ऐड करके क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक, तो इससे तो सीधे एक ही रखिए हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। देख लीजिए आगे सही है, यू है, यू इसका आता है एक्स में आकर कितना लिखेंगे, 22 लिखेंगे। ठीक, इसी का यहाँ ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो क्या कह रहा है कि निम्नलिखित से कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की तुलना में रक्त में हीमोग्लोबिन के प्रति अधिक आकर्षण के कारण गंभीर स्वास्थ्य समस्या का कारण बनता है। वो जो है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो इस वक्त में अपने जो है और अपने जो ऑक्सीजन की तुलना में बहुत मतलब क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन की तुलना में रक्त में हेमोग्लोबिन जो होता है उसके साथ बहुत जल्दी पक जाता है, जितना ऑक्सीजन नहीं पकता उससे ज़्यादा इसी कार्बन मोनोऑक्साइड चिप होता है जो कि हानिकारक हो रहा है वो। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्नलिखित में से हाइड्रोइलेक्ट्रिक विद्युत संयंत्र के लिए कौन सा प्रभाव है, क्या है इम्पैक्ट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, उसे क्या प्रभाव पड़ता है। देख लीजिए पहला प्रभाव दे रहा है भू निकरण अक्रमण यानी लैंड डिग्रेडेशन होता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक विद्युत संयंत्र, बिल्कुल सही है। फिर है सूक्ष्म भूकंप, बहुत माइक्रोस्मेटिटी होता है एवं बहुत ही कम मतलब क्षमता का एक छोटा सा भूकंप टाइप होता है, तो ये बिल्कुल सही है। बाकी सी नंबर में जो है क्या है कि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन करता है, तो ये भी सही है। जल प्रदूषण को बढ़ावा देता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक विद्युत संयंत्र है, जल से सारी चीज हो रहा है, जाहिर सी बात है कि जल प्रदूषण होगा ही होगा। नंबर है फॉर्मेशन ऑफ स्मॉग धूम कोहरे का निर्माण करना, इसका कोई इसमें नहीं है, तो ई नंबर छोड़ के बाकी सभी देख लीजिए तो अच्छा क्या एक ऑप्शन नंबर ए जहाँ ए बी सी डी सही है, राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लौटेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी पहल की गई। देखिए डिप्लोमा कोर्स प्रणाली को उठाएगा तीसरी पंचवर्षीय योजना के लिए, तो सबसे पहले ये भी पता होना चाहिए कि पंचवर्षीय योजना इसलिए आया जाता है, ठीक है। तो उसमें तो ये डिप्लोमा कोर्स शिक्षा से कोई लेना देना नहीं, इसमें ये हाँ है, तो ये थोड़ा गलत हो जाएगा, तो काटिए। ठीक, आगे बढ़ेंगे अगले पेज पे। दूसरा है कि पत्राचार पाठ्यक्रमों का प्रावधान किया गया, ठीक है ना। देखिए तृतीय पंचवर्षीय योजना में पत्राचार पाठ्यक्रम का प्रावधान किया गया, बिल्कुल सही। सी में क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज सहित अतिरिक्त कॉलेज की स्थापना की गई, तो ये भी बिल्कुल सही है। डी नंबर है तकनीकी तकनीकी शिक्षा कार्य समूह नियुक्त की गई, ये भी सही है। डी नंबर है प्रशिक्षित जनशक्ति पर कम लोग,
एनालिसिस से ऑन ट्रेंड मैन पावर पे कम ध्यान दिया गया। ये गलत बात है, हम मैन पावर कम ध्यान नहीं दिया गया, तो इस हिसाब से राइट आंसर क्या रहेगा? BCD। देखिए ऑप्शन में, तो वो हमारा ऑप्शन नंबर बी में है, BCD। इस हिसाब से राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेगा हम लोग मैचिंग है, मैच कर लेंगे, कुछ परिभाषा दिया गया है, उस परिभाषा से संबंधित विस्तार दी गई है, उसको देखना है कि कौन किससे संबंधित है। ये देते हैं, पहला है कि शर्तात्मक, दूसरा शाब्दिक, तीसरा है प्रीसाइजिंग सटीक, और 4 नंबर में आगे देखेंगे। पहले को देखते हैं कि इसके तरफ क्या दिया हुआ है। इसका उपयोग अस्पष्टता को कम करने के लिए किया जा रहा है। दूसरा है वे सिद्धांत की व्यापक समझ को समाहित करते हैं। देखिए शर्तात्मक जो है इसके शब्द से संबंधित है कि कुछ शर्त के साथ, ठीक है, कुछ शर्त के साथ वो सही हो जाएगा, कुछ शर्त साथ यानी वो हमेशा सही नहीं है, पूरी सटीक नहीं है, उसे हम क्या करते हैं, उसको किसी शर्त के साथ उसको सही मानते हैं, तो वो शर्तात्मक हो जाएगा। देखिए कि कौन सा ऑप्शन दे रहा है, मतलब गलत तो सटीक करना। हाँ, तो ये जो है हमारा ऑप्शन नंबर 4 में दे रहा है, जो कि शर्तात्मक का यहाँ नहीं 4 ऑप्शन नंबर 3 में दे रहा है, यह नॉट सटीक है और नहीं गलत है। ये कहाँ हो जाएगा? शर्तात्मक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ये बी में शाब्दिक, शाब्दिक क्या होता है? परिभाषा या एक अर्थ बता रहा है, ठीक है ना। इसी परिभाषा शब्द का अर्थ क्या होता है? शब्दार्थ। ऐसे कि हम लोग बचपन में याद किए हुए शब्दार्थ में याद करते थे, तो किस परिभाषा का वो अर्थ होता है, मीनिंग होता है, ठीक। तो ये सब शब्दार्थ यहाँ पढ़ लेंगे कि कुछ भी परिभाषा जब बताएगा उसको क्या कहेंगे, साथ कहेंगे। तीसरा है सटीक यानी प्रीसाइजिंग। इसका उपयोग अस्पष्टता को कम करने के लिए किया जाता है। जहाँ भी हम कहें क्या हो अस्पष्टता दिखाई दे रहा हो, उसके लिए यानी पूरी सटीकता वहाँ पूरी स्पष्टता रखें, तो वहाँ सही होता है, यानी प्रीसाइजिंग होता है। थ्योरेटिकली तो ये सटीकता वाला तो यहाँ छूट रहा है, ऊपर ऑप्शन नंबर 1 में है। बी ऑप्शन है थ्योरेटिकल सैद्धांतिक, तो यह जो है सिद्धांत की व्यापक समझ को समाहित करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इस हिसाब से हम देखेंगे कि हमारा राइट आंसर जो है डी का 2, बी का 4, डी का 2 और बी का 4 किस ऑप्शन में है, तो दे लेते हैं डी का 2, बी का 4, डी का 2 और बी का 4 जो है डी का कहाँ, डी का 2 और बी का 4 ऑप्शन नंबर डी में है। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी राइट। चलिए आगे देखिए यहाँ प्राथमिक जो है ना थ्योरेटिकल नहीं गलत है, शाब्दिक की परिभाषा का अर्थ हुआ था। सटीक जो है इसका उपयोग अस्पष्टता को खत्म करने के लिए किया जाता है। सैद्धांतिक जो है वे सिद्धांत की व्यापक समझ को समाहित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे कि राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए गठित समिति के अध्यक्ष कौन थे? नेशनल लेवल पर एक ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना किया जाए, इसलिए एक समिति की गठन किया गया था। उस समिति के अध्यक्ष किसने की थी, वो पूछा जा रहा है। तो यहाँ देखिए जी पार्थसारथी, जी रमेश रेड्डी, हरि गौतम, एल श्रीमले। तो इसको याद कर लीजिएगा कि जी पार्थसारथी जो थे वो राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के लिए समिति गठित की गई थी, तो उसके अध्यक्ष थे। और इसी समिति की सिफारिश पर 1985 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, जिसे इग्नू कहते हैं, उसकी स्थापना। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा जी पार्थसारथी। जी पार्थसारथी क्या थे? राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए गठित समिति के अध्यक्ष थे, और इन पे इग्नू की स्थापना हुई थी। नेशनल लेवल का ओपन यूनिवर्सिटी इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी कब हुआ था? तो 1985 में। स्टेट याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि इसको देख लेंगे, ये मैथमेटिकल टर्म का क्वेश्चन है, इसको अलग से सोल्व करके हम आएंगे। जब डी आएगा और इसका दोनों का अलग अलग आएगा। बाकी 16 नंबर क्वेश्चन जो है देखते हैं कि स्थित संज्ञान डैश है, सिचुएटेड कॉग्निशन इसका है। देखिए ऑप्शन हैं वो विचार सामाजिक और भौतिक संदर्भों में स्थित है।
न कि किसी व्यक्ति के दिमाग में। ऑप्शन बी है दुनिया के बारे में एक छात्र का सामान्य ज्ञान। ऑप्शन सी है यह विश्वास कि कोई व्यक्ति किसी स्थिति को नियंत्रित कर सकता है और सकारात्मक परिणाम उत्पन्न कर सकता है। ऑप्शन डी है किसी घटना की एक योजना। तो यहाँ स्थित संज्ञान की बात कर रहा है, तो ये टीचिंग एक्टिविटी का क्वेश्चन है। यहाँ से आप पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा यह है विचार जो सामाजिक और भौतिक संदर्भों में स्थित न किसी व्यक्ति के दिमाग, ठीक है ना। तो ये हमारे आसपास की जो सामाजिक भौतिक संदर्भ है उसमें स्थित होता है ये विचार। इस हिसाब से इसका राइट आंसर किया जाएगा ऑप्शन नंबर ए। स्थित संज्ञान जो है वो विचार जो सामाजिक और भौतिक संदर्भों में स्थित न किसी व्यक्ति की है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो ये हमारा रीजनिंग में क्वेश्चन है, इसको उम्मीद करें कि मान लें आपको बहुत ही आसान क्वेश्चन है। थोड़ा सा इन चीज़ों में अलग से बनाया है। इसमें रेशनल प्रोपोर्शन है, इसमें इसका वैल्यू निकालना है। तो देखिए 7/8 को लीजिएगा इक्वल टू ऊपर में जो है 17.5 करके नीचे में 22.5। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के इसका वैल्यू निकाल लीजिएगा, हो जाए तो घटा लगा करना। चलिए देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन जो है कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कंप्यूटर मध्यस्थ जनसंचार की विशेषताएं है। Which of the following are characteristic of computer mediated mass communication। देखिए पहला कह रहा है कि एक तरफा संचार, वेब कम्युनिकेशन, सामुदायिकता। तीसरा है इंटरएक्टिविटी, अंतर्क्रियाशीलता। चौथा है डीमैसिफिकेशन, संकीर्ण। पांचवा है अतुल्यकालिकता। तो इससे जो है कंप्यूटर मध्यस्थ जनसंचार कौन कौन सी है इसकी पहचान करना है। तो देखिए ऑप्शन ए जो है एक तरफा संचार जो है वो कंप्यूटर मध्यस्थ नहीं है। ये एक प्रकार का संचार का है लेकिन कंप्यूटर मध्यस्थ नहीं है। बी नंबर क्या है सामुदायिकरण। सामुदायिकरण कंप्यूटर का थोड़ा होता है, वो तो मानव का होगा, इंसान का होगा। सी नंबर का है कि अंतर्क्रियाशीलता, इंटरएक्टिविटी जो है कंप्यूटर करता है, बिल्कुल सही। फिर है संकीर्णन, डीमैसिफिकेशन करता है, बिल्कुल सही। चौथा है अतुल्यकालिकता, अतुल्यकालिकता ये भी कंप्यूटर करता है। किस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी डी ई हमारा सही हो जाएगा, बाकी दो गलत जाएगा। देखते हैं किस ऑप्शन में सी डी दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा हमारा, जिसमें सी डी करके दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि देखिए पढ़ रहे हैं कि अंतर्क्रियाशीलता जो है कंप्यूटर मध्यस्थ जनसंचार उपयोगकर्ताओं और सिस्टम के बीच स्वयं उपयोगकर्ताओं के बीच अंतर्क्रियाशीलता की अनुमति देता है। और संकीर्ण जो है यह पारंपरिक जन माध्यमों के व्यापक सामान्य दर्शकों के बजाय विशिष्ट दर्शकों को लक्षित करते हुए व्यक्तिगत सामग्री को सख्त बना रहा है। तीसरा जो अतुल्यकालिकता का मतलब संचार अलग समय पर हो सकता है, उपयोगकर्ताओं को एक ही समय पर ऑनलाइन होना आवश्यक नहीं। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो वो कह रहा है कि एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में अधिगम का अंतरण जो चेतन और प्रत्ययपूर्ण हो उसको क्या कहा जाता है। द ट्रांसफर ऑफ लर्निंग फ्रॉम वन सिचुएशन टू अदर दैट कॉन्शियस एंड इफोर्टफुल। तो ये जो है हाई रोड अंतरण कहा जाता है। इससे पहले वाले वीडियो में हम देखें एक लो रोड ट्रांसफर क्वेश्चन था, तो वहाँ पे इसको बताया है कि हाई रोड ट्रांसफर में क्या होता है। देख लीजिए यहाँ पे चेतन जो हुआ है अंतर चेतन करके दिया हुआ है, जो कॉन्शियस जिसे क्या बोलते हैं कॉन्शियस बोलते हैं, तो ये हाई रोड जाए, ठीक है। और जब यही अचेतन कर दिया जाए अनकॉन्शियस तो वो लो ट्रांसफर में हो जाएगा। ये आपके की पॉइंट है, इसे पढ़ सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किसी एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में अधिगम अंतरण जो चेतन अवस्था के साथ यानी कॉन्शियस एंड इफोर्टफुल हो उसे क्या कहते हैं, हाई रोड ट्रांसफर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिखित से किसमें सबसे अधिक गंदलापन है। गंदलापन तो टर्बिडिटी होता है, यानी गंदगी है मटमैल पानी में जब गंदगी हो जाता है ना तो ठीक है कहते हैं। देख लीजिए मतलब गंदगी जो है पानी में गंदलापन तो हो नहीं,
अगर वो हो जाएगा गंदलापन तो फिर वो पीने लायक रहेगा नहीं, पीने पानी होगा नहीं। ऑप्शन सी है साफ सुथरी का पानी। अगर झील का पानी गंदा है उसे साफ झील पानी थोड़ी आएंगे, समुद्र का पानी। यहाँ पे ऑप्शन ए या डी हो सकता है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि टर्बिडिटी का गंदापन तो उसको मल्टी वाटर या मट मैला पानी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर जाएगा। इस सबसे अधिक गंदापन जो है मट मैला पानी में होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए हम लोग। निम्नलिखित से कौन सी सहकारी शिक्षा रणनीतियाँ हैं? कोऑपरेटिव लर्निंग के बारे में बात किया जा रहा है, इससे संबंधित हर क्वेश्चन आया है। चलिए देखते हैं कि इसमें कौन कौन से हैं। पहला है कि रैली कोच, दूसरा है टॉकिंग चिप, तीसरा है स्पीड, चौथा है गोल मैच, पांचवा है पीएससीआर। तो सबसे पहले इस पहला वीडियो में इससे रिलेटेड क्वेश्चन था, जहाँ पे ये ऑप्शन आपको जरूर देखने को मिला होगा थिंक पीएससीआर था। ठीक है ना, तो वो अपने पीयर ग्रुप होते हैं, वो अभी एक समय तक सोचते हैं, फिर वो एक दूसरे में उस नॉलेज शेयर करते हैं, पॉजिटिव हो जाता है। तो यहाँ पे सही होगा ही होगा। ठीक, आप बताएं और ऑप्शन तो उसको देखने के लिए हम लोग देखेंगे कि रैली कुछ जो है ये सही है, ये कोऑपरेटिव लर्निंग का पार्ट है। टॉकिंग चिप्स जो है ये भी कोऑपरेटिव लर्निंग में आता है। फिर यहाँ सील जो सील ये कोऑपरेटिव लर्निंग नहीं है। और राउंड टेबल तो पता है कि चारों तरफ से गोलक सब बैठ जाएंगे और सबको लेकर वहाँ पर डिस्कस करेंगे इसी टॉपिक पे, इससे हमारी रिसर्च विकसित होगी। ये एक कोऑपरेटिव लर्निंग का पार्ट है। इस हिसाब से ऑप्शन में ए बी डी हमारा सही होगा, तो राइट ऑप्शन ए में दिया हुआ है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित से कौन सा एक स्वतंत्र दुर्भावनापूर्ण प्रोग्राम जो व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली सेवाओं में सुरक्षा खामियों का फायदा उठाकर पूरे नेटवर्क में फैलता है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयोगकर्ता पूर्वाग्रह। सॉरी, क्वेश्चन है कि कौन सा स्वतंत्र दुर्भावनापूर्ण प्रोग्राम है जो व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली सेवाओं में सुरक्षा खामियों का फायदा उठाकर पूरे नेटवर्क में फैलता है? पहला ऑप्शन है कंप्यूटर, दूसरा है कंप्यूटर वायरस, तीसरा ट्रोजन हॉर्स और चौथा है लॉजिक बॉम्ब। ये आईसीटी यूनिट का क्वेश्चन है। स्वतंत्र दुर्भावनापूर्ण प्रोग्राम क्या कह रहा है? स्वतंत्र दुर्भावनापूर्ण प्रोग्राम है जो व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाली सेवाओं में सुरक्षा खामियों का फायदा उठाकर पूरे नेटवर्क में फैल रहा है। ये हम लोग क्या कह रहे हैं? इसे कंप्यूटर वॉर कहते हैं, याद रख लीजिएगा, कंप्यूटर वॉर कहते हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि शोधकर्ता जो शोधकर्ता और रिसर्चर द्वारा अध्ययन में प्रतिभागियों के व्यवहार को सूक्ष्मता से और अनजाने में प्रभावित करने की प्रवृत्ति स्वतंत्र चर के वास्तविक प्रभाव को अस्पष्ट कर देती है। इसे क्या कहा जा रहा है? द टेंडेंसी ऑफ रिसर्च टू सब्स्टिट्यूट एंड इनएडवर्टेंटली affect behavior of participants in a study of securing the true effect of the dependent variable is called क्या कहलाता है? वो एक्सपेरिमेंट का ऐसा कहलाता है, प्रयोगकर्ता का पूर्वाग्रह है। ठीक, इस हिसाब से आंसर हमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। देखिए शोधकर्ता और अध्ययन में प्रतिभागियों के व्यवहार को सूक्ष्म और अनजाने में प्रभावित करने वाली जो प्रवृत्ति होती है स्वतंत्र चर के वास्तविक प्रभाव को अस्पष्ट कर देती है, जिसे परिकल्पना पूर्वाग्रह कहते हैं। एक्सपेरिमेंट बायस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम का कि श्रव्य आवृत्ति सीमा से नीचे और ऊपर आवृत्ति वाली ध्वनि को क्या कहा जाता है? श्रव्य यानी ऑडियो, जिसे हम लोग सुन सकते हैं, मान सुन सकते हैं, वो ऑडियो फ्रीक्वेंसी अच्छा है, वो पता होना चाहिए 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज जो साउंड होता है वो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी में आता है। ठीक है ना, ऑडिबल उसका फ्रीक्वेंसी 20,000 से लेकर 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज बीच होता है। वो कह रहा है कि उससे नीचे यानी 20 हर्ट्ज से नीचे और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की ध्वनि को क्या कर रहे हैं हम? तो देखिए इसको जो है कमजोर ध्वनि कहते हैं, इंफ्रासाउंड कहते हैं, पैरासाउंड कहते हैं और अल्ट्रासाउंड कहते हैं। तो ये पता होना चाहिए आपको। जब 20 हर्ट्ज से नीचे हो जाता है उसको हम क्या कहते हैं? इंफ्रासाउंड कहते हैं।
जब 20 से क्या हो जाए, नीचे हो जाए, ठीक है ना। और जब 20,000 हर्ट्ज से ऊपर हो जाए, 20 से नीचे हो जाए तो उसे इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। और जी जब 20 ये हर्ट्ज से ज़्यादा हो जाए तो उसे अल्ट्रासाउंड कहते हैं। तो यही तो होगा ऑप्शन बी और डी, जो कि किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि एक आदमी जो है दिशा इसको बता रहा है, रीडिंग में क्वेश्चन है काफी इजी है, कर दिखा दे रहे हैं कि एक आदमी जो है दक्षिण दिशा की 12 किलोमीटर चलता है, ठीक है। देख लीजिए कैसे जा रहा है, वो 12 किलोमीटर गया, ठीक। फिर वो उत्तर की ओर 7 किलोमीटर आता है, यानी उधर आके इसका वो आ जाएगा यहाँ पे 7 किलोमीटर, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ से वह अपने बाई ओर 5 किलोमीटर होता है, 5 किलोमीटर इधर चला आया, ठीक। फिर उसके बाद कह रहा है कि वह आदमी अपने शुरुआती बिंदु के संदर्भ में कितनी दूर है। वह आदमी अपने शुरुआत यहाँ से हुआ, तो ये किस दिशा में कितनी दूर है, तो ये वाला डिस्टेंस निकालना है। जब यहाँ 90 डिग्री हो जाएगा तो आपको पता ही है ये टर्न हो गया, तो क्या कहेंगे 5 का स्क्वायर, ये पूरा 12 था और नीचे वाला 7 था, तो ये ऊपर वाला कितना बचेगा 5 बचेगा, 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये कितना हो गया 5 5 25 50 हो गया, है ना। और ये यहाँ हाइट में स्क्वायर था, ये रूट आएगा 50 रूट, ये कितना हो जाएगा 5 रूट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ दिया हुआ है, तो ये देख लेते 5 रूट 2 है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ, सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन मीन्स और स्टैंडर्ड डेविएशन संबंधित इसे छोड़ेंगे, ये अलग समझना पड़ेगा आप लोग। ये है मैचिंग का क्वेश्चन। आइए इसमें आते हैं कि प्रथम स्कॉलर दिया हुआ है, उसके आप विशेषज्ञता है, उस विद्वान है, उसको मिला करता है। तो पहला है ब्रह्मगुरु, दूसरा कौटिल्य, तीसरा पतंजलि और चौथा है चक। ये तो पता होगा, ये सब बहुत ही फेमस कौटिल्य ले जाते हैं, वो ये राजनीतिक रणनीतिज्ञ है ना। कौटिल्य जो है एक राजनीतिक रणनीतिज्ञ है, तो ये यहाँ चला जाएगा, ठीक। उसका पतंजलि, पतंजलि जो सब जानता है कि योग से संबंधित है। चक जो है ये क्या थे, चिकित्सक है। और ब्रह्मगुरु जो है एक गणितज्ञ थे। तो इस हिसाब से हमारा क्या रहेगा, ए का 4 बी का 1 का 4 और बी का 1। तो चलिए ऑप्शन देते हैं, ए का 4 बी का 1 कहाँ है, तो ए का 4 बी का 1 ऑप्शन बी में दिया हुआ है, डी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन रीजनिंग का है, चलिए देख लेते हैं इसको बनाकर क्या है इसमें। तो यहाँ दिया हुआ है कि 21 22 26 35 51 के बाद क्या है, तो देखिए 21 जो है, 21 से कितना जोड़ा जा रहा है, 1 जोड़ा जा रहा है 22 आ जा रहा है, 22 से 26 आने के लिए कितना जोड़ा जा रहा है, 4 जोड़ा जा रहा है। और 26 से 35 आने के लिए कितना जोड़ा, 9 जोड़ा जा रहा है। 35 से 51 जाने के लिए कितना जोड़ा जा रहा है, तो ये 16 जोड़ा जा रहा है। तो देखिए 1 4 9 16, 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 है, तो क्या आ जाएगा, 5 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर कितना जाएगा 25 जाएगा। ये 25 कहाँ जुड़ जाएगा, 51 में जुड़ जाएगा, तो 25 और 51 दोनों को जोड़ दीजिए, 6 2 7 कितना आ जाएगा, 76 आ जाएगा। 76 कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है। आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन है कि माप के अंतराल पैमाने से जुड़े क्षेत्रों की पहचान करें। माप का जो है अंतराल पैमाना, उससे कौन कौन से क्षेत्र जुड़े हुए हैं उसकी पहचान करना है। तो देखिए पहला ऑप्शन है कि 24 घंटे के प्रारूप में दिन का समय है, तो 24 घंटे के प्रारूप में माप दिया गया है, ठीक। ऑप्शन बी है जन्म तिथि, ऑप्शन सी है वजन, ऑप्शन डी है ऊंचाई। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर ए जो है वो 24 घंटे प्रारूप दिन का माप लिया, तो माप के अंतराल पैमाने से जुड़ा हुआ है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन जो जन्म तिथि है ये भी माप के पैमाने से जुड़ा हुआ है, तो वहीं से आप साइड पे कितना साल, कितना महीना, कितना दिन उम्र हुआ आपका। और वजन जो है ये यहाँ पे नहीं होगा, वजन ऊंचाई
नहीं होगा, तो इसी हिसाब से ऑप्शन ए और बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन ए में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन तो हमारे मैथ से है। इसमें क्या है, संज्ञानात्मक परीक्षण का मॉडल दिया गया है और उसका क्या मीनिंग होता है उससे संबंधित करना है। पहला है मॉडलिंग, दूसरा है स्कैप होल्डिंग, तीसरा है आर्टिकुलेशन जोड़बंदी, चौथा है एक्सप्लोरेशन अन्वेषण। देखिए इसमें एक चीज पता होगा कि अन्वेषण क्या होता है, एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लोर करना। देखिए इस क्या है, किसी भी चीज के बारे में जब हम देखते हैं तो प्रक्रिया या ऐसे वस्तु के बारे में अपनी समझ को शब्दों में व्यक्त करना, एक्सप्लोर करना, ठीक है, अन्वेषण करना। तो किसी भी चीज की प्रक्रिया और विषय वस्तु के बारे में जो हमारी अपनी समझ होता है उस शब्द में हम व्यक्त करते हैं तो वो क्या कहलाता है, एक्सप्लोरेशन कहलाता है, अन्वेषण कहलाता है। तो इस हिसाब से ऑप्शन डी जो है 4 नंबर है, एक सॉरी इसे देखते हैं जो क्या दिया हुआ है। मॉडलिंग है, स्कैफोल्डिंग है, आर्टिकुलेशन है, एक्सप्लोरेशन। तो एक्सप्लोरेशन की जो बात कर रहा था अन्वेषण का, वो एक नई जानकारी को हम लोग ऐसे कहीं निकलते हुए तो क्या कहते हैं, एक्सप्लोर करते, दुनिया को एक्सप्लोर करने आए हुए हैं, ठीक है। तो नई जानकारी की खोज करना, उसे प्रमाणित ज्ञान के रूप में स्वीकार करने के लिए एक सत्यापन करना पड़ता है। देखिए यहाँ नई खोज जानकारी जो है उसको प्रमाणित इकट्ठा कराती है। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा कि प्रमाणित ज्ञान के रूप में नई जानकारी की खोज करना और उसे प्रमाणित ज्ञान के रूप में स्वीकार करने के लिए सत्यापन करना होता है। सी डी का कहाँ चला जाएगा, 2 नंबर में। ऑप्शन डी जो है वो 2 में जाएगा। तो एक इसी से पता कर लेंगे। आपको और पता करना चाहिए स्कैफोल्डिंग से संबंधित है, उसको आप कर सकते हैं। इसी स्कैफोल्डिंग जो है वह शिक्षार्थी की बात है। ये देखिए स्कैफोल्डिंग जो शिक्षार्थी को सहायता शुरू करें और धीरे धीरे समाप्त करने में सहायता करता है, ठीक। तो बी का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। बी का ए हो जाएगा। देखिए कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, डी का ए और डी का 2 ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए इसको कब पढ़ेंगे। मॉडलिंग जो है वह किसी विशेषज्ञ के प्रदर्शन का अवलोकन करना होता है। स्कैफोल्डिंग जो है विद्यार्थी को सहायता शुरू करने और धीरे धीरे समाप्त करने में सहायता करता है। सी जोड़बंदी जो है वो प्रक्रिया और विषय वस्तु के बारे में अपनी समझ को शब्दों में व्यक्त करना है। और अन्वेषण जो है वो नई जानकारी खोज करना, से पुरानी ज्ञान के रूप में स्वीकार करने के लिए सत्यापन करना होता है। एक नंबर क्वेश्चन है, देखते हैं कि न्याय के अनुसार जब हम एक पात्र को प्रत्यक्ष देखते हैं तो हम निम्न में से किस कारण सामान्य पात्रता को उसके परिभाषित गुण के रूप में देखते हैं। तो ये इंडियोलॉजी का क्वेश्चन है। तो देखिए पहला ऑप्शन है योग, अनुमान, ज्ञान लक्षण और सामान्य लक्षण। यहाँ कह रहा है कि जब हम एक पात्र को प्रत्यक्ष देखते हैं अपनी आंखों से तो हम निम्न में से किसके कारण सामान्य पात्रता को उसके परिभाषित गुण के रूप में देखते हैं। इसी से पकड़ सकते हैं आप, यहाँ क्या चेक किया जा रहा है, सामान्य पात्रता। तो सामान्य पात्रता से क्या होगा, सामान्य लक्षण पर करेंगे। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ देंगे हम। तो क्वेश्चन है कि जर्नल लेख संदर्भ की एडीए शैली में उनकी उपस्थिति के सही क्रम के व्यवस्थित करिए। रिसर्च टीटी का क्वेश्चन है। इससे पहले भी हम बताया था कि एपीए और एमएलए तो सही आता है। ए पी ए और एक एमएलए जब आप पीएचडी करने जाइएगा नेट पर तो वहाँ इसका भी जरूरत पड़ेगा। एपीए शैली पूछा जा रहा है। तो चलिए देखते हैं कि एपीए शैली में जो है सबसे पहले लेखक का क्या आता है, लेखक का सरनेम आता है। लेखक का नाम यह था कि बोलते हैं। उसके बाद क्या है, सरनेम होता है, वो आता है टाइटल। उसके बाद क्या आता है, प्रकाशन का वर्ष आता है। तो देख लेते हैं आप इनिशियल ऑफ ऑथर, ये जो है 1 नंबर पे आ जाएगा। ये प्रकाशन का वर्ष जो है वह आएगा, तो वहाँ पे आ जाएगा हमारा DO आई में आ जाएगा। और उसके बाद ऑप्शन नंबर जो है हमारा 1 में
एबीएस, हाँ, जर्नल के संदर्भ में एबीएस सही होने की प्रस्तुति के सही क्रम को व्यवस्थित किए। चलिए देखिए, सबसे पहले क्या आ जाएगा हमारा, सबसे पहले लेखक के अक्षर आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो है, उसके बाद हमारा लेखक शीर्षक आ जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक। उसके बाद जो है जर्नल नाम का, नेम जर्नल इन टैलिक उसका क्या नाम है वो जाएगा 3 नंबर पे। और चौथे नंबर पे जो है हमारा क्या आ जाएगा, DOI आ जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा आंसर क्या जाएगा, CDAB। देखते हैं किसमें CDAB, ऑप्शन नंबर सी में जो है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, लीजिए सबसे पहले जो लेखक का नाम याद चल रहा है उसको प्रकाशन का वर्ष आता है, इस वर्षों का हुआ, फिर इसको लेकर शीर्षक आता है और जर्नल का नाम राष्ट्र होता है। ये वैल्यू होता है, वैल्यू आता है अंक पृष्ठ या DOI है, यदि उपलब्ध हो तो नंबर होता है। तो ये क्रम है, याद कर लीजिएगा। अगर क्वेश्चन है कृपया स्केल पर कदम रखें, भाषा किस कार्य को दर्शाता है। एक भाषा है कि कृपया स्केल पर कदम रखें, यह भाषा के किस कार्य को दर्शाता है। सूचनात्मक है, अभिव्यंजक है, एक्सप्रेसिव है, निर्देशात्मक है या प्रदर्शनात्मक है, वो बताना है। तो ये क्या कर रहा है, कृपया स्केल पर कदम रखें, ये उत्तर दे रही है, निर्देश दे रहा है। यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, निर्देशात्मक, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर के साथ। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है कि लिखित संगठन के कानुक्रमिक क्रम के अनुक्रम के पहचान का क्रोनोलॉजी बताना है। और देख लीजिए कौन से संगठन है। पहला एसोसिएटेड प्रेस है, दूसरा है एसी निल्सन है, तीसरा है एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंस, चौथा है अल जजीरा, पांचवा है फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन। ये रटा मारा होगा, उसका कोई उपाय नहीं है। ये देखते हैं इसमें पहला जो एसोसिएटेड प्रेस है, इसकी स्थापना जो है 1846 में हुआ था। 1840 में एसी निल्सन जो है यह 1923 में हुआ था, 1930 में हुआ था। फिर जो है एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंस, इसकी स्थापना जो है 1927 में हुआ था। अल जजीरा फिर फेमस है, अल जजीरा की स्थापना 1996 में हुआ था। एक बड़ा संघीय संचार आयोग, इसकी स्थापना 1934 में हुआ। तो सबसे पहले जो है स्थापना हुआ था एसोसिएटेड प्रेस का, और सबसे इसमें लेटेस्ट जो है वो अल जजीरा है। इसे भी देख सकते हैं 50 ऑप्शन लास्ट में आ रहा है, किसी दो ऑप्शन। और एसोसिएटेड प्रेस जो है सबसे पहले आ रहा है, वो ए है, ए शुरू में लास्ट में डी, इस हिसाब से ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। देखिए एसोसिएटेड प्रेस की स्थापना 1840, इसी नेशन की स्थापना 1923, एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज 1927, संघीय संचार आयोग 1934, अल जजीरा 1996। अगला क्वेश्चन है कि टूट जाने का फियर ऑफ मिसिंग आउट ए पार्ट ऑफ, ये तो आजकल बहुत कोई इसे शिकार है हमारा जो युवा पीढ़ी जो है इस इंटरनेट और सोशल मीडिया के दौर में छूट जाने का फियर ऑफ मिसिंग आउट का शिकार बहुत बढ़ रहा है। देखिए क्या मास कम्युनिकेशन कंसंट्रेशन जिसका होता है, इंटरनेट की लत है, मीडिया नियंत्रण है और मीडिया भंड है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, इंटरनेट की लत है। हम इतना इंटरनेट का हम लोग का लत किया है, हमको पता है कि अगर 1 घंटा मोबाइल नहीं देखें अपने लगता है कुछ गया थोड़ा स्कूल के तो सोशल मीडिया फेसबुक इंस्टाग्राम पे क्या अपडेट है, यूट्यूब पर सब वीडियो पे, तो ये सब चीज़ जो है यहाँ पे होता है। तो क्या कहते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट, टूट जाने के अंदर वो इंटरनेट लत। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसमें एक कंसेप्ट दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है, बताना। पहला है मीडिया इंटरनेट मीडिया यूज, दूसरा सामाजिक पूंजी, तीसरा है मीडिया सशक्तिकरण और चौथा है व्यवहार। तो इसमें सबसे आसान आप देख सकते हैं तो मीडिया की पुस्तक को भी समझ सकते हैं, ठीक है ना। और एक और समझ सकते हैं कि मीडिया क्षमता से समझ सकते हैं कि मीडिया का विश्लेषण करने की क्षमता हो रही है। देखिए
यहाँ पे पहला जो है ऑप्शन मीडिया घुसपैठ। तो भाई मीडिया घुसपैठ जो है क्या होता है, मीडिया के द्वारा राजनीति का विध्वंस किया जाने लगता है तो वो मीडिया घुसपैठ का आता है। और सामाजिक पूंजी, तो सामाजिक पूंजी जो है वो सामाजिक समूह की सदस्यता और भागीदारी के कारण संभावित नेताओं का प्रभाव। ये ऑप्शन बी जो है 3 नंबर चला। और मीडिया साक्षरता क्या है, तो मीडिया संदेशों का विश्लेषण करने की क्षमता। अगर आप अंदर आ गया तो मीडिया संदेश दे रहा है तो आप मीडिया साक्षरता का व्यवहार जो है विज्ञान के व्यवहारिक उपयोग पर ध्यान केंद्रित करता है। तो देखिए 1 का 2 बी का 3 देखते हैं किस ऑप्शन में 1 का 2 बी का 3 1 का 2 बी का 3 ऑप्शन नंबर बी में है हमारा। तो ऑप्शन बी इज क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मीडिया घुसपैठ मीडिया द्वारा राजनीति का ध्वंस, सामाजिक पूंजी, सामाजिक समूह की सदस्यता और भागीदारी के कारण संभावित नेताओं का प्रभाव है। मीडिया साक्षरता मीडिया संदेशों का विश्लेषण करने की क्षमता, व्यवहारवाद ज्ञान के व्यवहारिक उपयोग पर ध्यान केंद्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 37 है दिए गए व्यंजन का 2 तक सीमा ज्ञात कीजिए। देख लेते हैं क्या व्यंजन दिया गया। ये क्वेश्चन है, इसे देखिए 0.505 नंबर गुना किए हुए इसमें क्या करना है, एक 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 प्लस इसको भी मान लेते हैं बी क्यूब। और नीचे में क्या जाएगा, नीचे आ जाएगा हमारा देखेंगे ए स्क्वायर है, ठीक है, माइनस ए बी है, या 0.05 को ए मान लिए और 0.0 को बी मान लिए उस हिसाब से लिखा ए हो गया और प्लस जो है बी स्क्वायर। तो आप इसको याद रखिएगा, जब भी इस तरह का फॉर्मूला है तो इसका वैल्यू क्या होता है, ए प्लस बी होगा। इस आंसर का गुण करके घटा के करने की जरूरत नहीं है। तो बी क्यू प्लस बी क्यू बटा ए स्क्वायर माइनस बी प्लस बी सब हो, तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है, ए प्लस बी हो जा रहा है। तो हम लोग उसको सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे तो ये देखते हैं। इसमें ए प्लस बी करने की 0.05 प्लस 0.04 हो जाएगा 0.09 राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। उसे डरने की जरूरत नहीं है, याद रहना चाहिए। अगला है सुप्रसिद्ध फूड डिस्पैच प्राय भारत में अंग्रेजी शिक्षा के किस रूप में जाना जाता है। तो ये तो आपको पता होना चाहिए कि फूड डिस्पैच जो है भारत में अंग्रेजी शिक्षा का क्या माना जाता है, तो ये मायना बड़ा माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। फूड डिस्पैच को भारत में शिक्षा का मायना बड़ा माना जाता है, अंग्रेजी शिक्षा का। यह इसमें कंपनी द्वारा गया था, 1814 में पास किया गया। अगला देखेंगे हम लोग क्वेश्चन और उसका आंसर जो है मिलान करना है। देखिए सीपीयू स्पीड, सीपीयू मेजर इन सीपीयू का स्पीड से मापा जाता है। स्टोरेज कैपेसिटी डाटा मेजर डाटा का स्टोरेज कैपेसिटी किसे मापा जाता है। फिर है नेटवर्क बैंडविड्थ इज मेजर्ड इन, नेटवर्क बैंडविड्थ किसे मापा जाता है। साइज ऑफ कंप्यूटर मॉनिटर इज मेजर्ड इन डायगोनली फ्रॉम कॉर्नर टू द अपोजिट कॉर्नर, ठीक है। तो सीपीयू की गति जो है वो हर्ट्ज में मापी जाती है। सीपीयू की गति इसमें मापा जाता है, हर्ट्ज में मापा जाता है। तो इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। फिर डेटा के भंडारण क्षमता, ये काफ़ी यूज है, एमबी में केबी होता है लेकिन वो नहीं है यहाँ पे, तो उसका टोटल यूनिट क्या बाइट्स है, तो ये बाइट्स हो जाएगा। फिर है नेटवर्क बैंडविड्थ किससे मापा जाता है, तो नेटवर्क बैंडविड्थ को बीट प्रति सेकंड के हिसाब से मापा जा रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है साइज ऑफ कंप्यूटर मॉनिटर, कंप्यूटर का मॉनिटर का एक कोने से दूसरे कोने में कैसे मापा जाता है, तो लगता है कंप्यूटर का मॉनिटर एलसीडी जो रहा है बताते हैं जी कितने इंच का एलसीडी लगा रहे हैं, इतने इंच का है, तो इंच में मापा जाता है। जो यहाँ ऑप्शन नंबर 3 दिया हुआ है, तो ये यहाँ इंच हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी का जो है, बी का 4 हो जाएगा, सी का 3 हो जाएगा और डी का बी का 4, सी का 3 देखते हैं बी का 4
सी का डी का एक ऑप्शन नंबर कहाँ दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन कि कौन से कथन उच्च स्तरीय कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषाओं के संदर्भित करता है। तो देखिए ऑप्शन ए है, कंप्यूटर पर चलने के लिए मुझे कोड में अनुवादित करने की आवश्यकता होती है, तो ये कि नहीं बिल्कुल सही होता है, कि वो थोड़ा जानता है उस जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है नहीं समझता है, तो उसके लिए हम लोग एक कोड बनाएंगे कि हम अपने लैंग्वेज को उसके कोड में डिलीट करके उसको देंगे तो वो समझेगा और फिर उस हिसाब से एनालाइज करके आंसर होगा। ऑप्शन बी है, इन्हें स्मृति कोड का उपयोग करके लिखा जाता है। ऑप्शन सी है, ये कंप्यूटर के हार्डवेयर के लिए विशिष्ट है। ऑप्शन डी है, ये पोर्टेबल है। तो यहाँ पर हमारा जो है ये क्या है, पोर्टेबल लैंग्वेज है। तो ऑप्शन ए और डी यहाँ पे राइट आंसर है, बाकी दोनों लोग। तो ए और डी कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है, सी इज राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि ज्ञान उन तथ्यों को एकत्रित करने के प्राप्त किया जाता है जो कानूनों के लिए आधार प्रदान करते हैं, किस सिद्धांत को संदर्भित होता है, वो देखेंगे। तो वो है इंडक्टिविज्म को संदर्भित होता है। ज्ञान जो है उन तथ्यों को एकत्रित करके प्राप्त किया जाता है जो कानूनों के आधार प्रदान करते हैं। यह इंडक्टिविज्म सिद्धांत को संदर्भित करता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, इंडक्टिविज्म सिद्धांत। आगे देखिए 42 नंबर, भारत में निम्नलिखित संस्थानों की स्थापना का सही कार्यक्रम दाना है। तो देखिए सबसे पहले जो है सिद्धार्थ कॉलेज दिया हुआ है मुंबई का, दूसरा है मिलेनियम कॉलेज, तीसरा है PWS आर्ट एंड कॉमर्स कॉलेज, चौथा है खालसा कॉलेज, पांचवा है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर कॉलेज ऑफ आर्ट साइंस एंड कॉमर्स। तो ये रटम आने वाला क्वेश्चन है, कोई उपाय नहीं। सिद्धार्थ कॉलेज मुंबई की स्थापना जो है वह 1892 में हुआ था। मिलेनियम कॉलेज की स्थापना जो है यह 1940 में हुआ था, 1940 में। PWS आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज की स्थापना जो है यह 1968 में हुआ था। तो खालसा कॉलेज बहुत फेमस है, इसकी स्थापना जो है एक मिनट हो जाइए, इसको जो है इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया है, ठीक है ना, आंसर की में NTA द्वारा। लेकिन फिर भी हम लोग इसका टिप देखेंगे। सबसे फेमस इसमें खालसा कॉलेज है, जिसकी स्थापना सबसे पहले हुआ था, तो ये कॉलेज 1892 में, ठीक है। फिर उसके बाद जो है सिद्धार्थ कॉलेज मुंबई आया था, वो कब था, 1946। फिर उसके बाद मिलेनियम कॉलेज आता है, तो मिलेनियम कॉलेज की स्थापना जो है वो कब था, 1950। और फिर उसके बाद PWS आर्ट एंड कॉमर्स कॉलेज की स्थापना ये कब हुआ था, 1965। और डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर आर्ट्स साइंस एंड कॉमर्स कॉलेज की स्थापना कब हुआ था, ये 1972 था। तो याद कर लीजिएगा, इसको NTA द्वारा इसको स्कोर कर दिया गया है। तो ये आगे आते हैं कि कुछ जल गुणवत्ता का प्राचल है और उसकी व्याख्या दिया गया है। DOD यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, DOCOD pH, इसको मिला करना बहुत ही ध्यानपूर्वक इसको देखिएगा। तो देखिए यहाँ पे जो दिया गया है DOD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन, ये सूक्ष्म जीव द्वारा ग्रहण की गई ऑक्सीजन है, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन से आप करेंगे तो कहाँ पे मिलेगा, ऑप्शन नंबर 4 में ये मिलेगा। फिर है उसके बाद DO, ये जल में ऑक्सीजन की मात्रा को दर्शाता है। DO है जल में, एक DO जो है जल में ऑक्सीजन की मात्रा को दर्शाता है, ठीक। और ये जो है DOD सूक्ष्म जीव द्वारा ग्रहण की गई ऑक्सीजन को दर्शाता है, ये 3 में आ गया। और DO है ऑक्सीजन, जल में ऑक्सीजन की मात्रा को दर्शाता है, ये 4 में आ गया। और COD जो है वह जल में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा को दर्शाता है, COD। और pH जो है जल की अम्लीय क्षारीय या उसी प्रकृति को भी दर्शाता है। आप इसे pH से ही पढ़ सकते हैं कि pH वैल्यू क्या होता है, जल में अगर 7 से कम है तो pH 6 से ऊपर है तो वो क्षार। इससे कर सकते हैं। डी का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन
देखिए डी से 2 जो है एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी है, तो इसी हिसाब से बी इज राइट आंसर हो जाएगा। बीओडी सूक्ष्म जीवों द्वारा ग्रहण की गई ऑक्सीजन, डी जल में ऑक्सीजन की मात्रा, सीओडी जल में कार्बन पदार्थ की मात्रा, और पीएच जो जल की अम्लीय क्षारीय अम्लीय प्रकृति को दर्शाता है। 44 क्वेश्चन है कि न्याय वाक्य नियमों के संदर्भ में निम्न में कौन सा सही है। तो देखिए दो, पहला ऑप्शन दो नकारात्मक आधार वाक्यों से एक नकारात्मक निष्कर्ष निकाला जा सकता है। ऑप्शन बी है आधार वाक्यों में कोई भी निष्कर्ष में अवश्य विदित होना चाहिए। ऑप्शन सी है मध्य पद दोनों आधार वाक्यों में अवश्य विदित होना चाहिए। ऑप्शन डी है न्याय वाक्य युक्ति में केवल 3 पद होते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन डी हमारा आ जाएगा कि न्याय वाक्य युक्ति में बाकी सभी गलत है। न्याय वाक्य युक्ति में जो है केवल 3 आधार वाक्य होते हैं। ठीक, 3 पद होते हैं न्याय वाक्य युक्ति में, केवल 3 पद होने चाहिए वो सही। न्याय वाक्य युक्ति में 2 आधार वाक्य होते हैं और एक निष्कर्ष वाक्य, यानी 3 पद होता है। क्वेश्चन 45 है कि जब पुरानी मीडिया को नया कार्य मिल जाता है क्योंकि उन पुराने कार्यों को नई प्रौद्योगिकियों द्वारा ले लिया जाता है, तो इस घटना को क्या कहते हैं। जब पुराना मीडिया को नया कार्य मिल जाता है क्योंकि उनके पुराने कार्य को नई प्रौद्योगिकी द्वारा ले लिया गया है, तो इस घटना को हम क्या कहेंगे, तो ये कार्यात्मक विस्थापन कहेंगे। तो ये कार्यात्मक विस्थापन हो गया, वो ऑप्शन ए हो जाएगा, फंक्शनल डिस्प्लेसमेंट। आता है यहाँ पे पैराग्राफ पैसेज गद्यांश को पढ़िए और इस ध्यान से हम क्वेश्चन जो है 5 दे सके हैं। काफ़ी ईजी होता है, इसको बताने की जरूरत नहीं है, आपको पोस्ट ग्रेजुएट है तो उम्मीद करता हूँ ये 5 बनाएंगे आप, बहुत ही ईजी नाम सा है। तो इस तरह से आज हमारा 6 जनवरी 2025 को एग्जाम सिर्फ क्वेश्चन 50 क्वेश्चन पेपर 1 कंप्लीट होता है। फिर हम अगले वीडियो में हम सिर्फ चर्चा करेंगे। तो ऐसा लगा लाइक कमेंट जरूर करें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और दोस्तों का शेयर करें और कैसा कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।